एक बड़ा जमींदार को एक बेटा रघु और एक बेटी करुणा हुआ करते थे। रघु बहुत लालची था, लेकिन बेटी करुणा बहुत होशियार थी। कुछ दिनों के बाद जमींदार जी का देहांत हो गया था। तब रघु पूरा जायदाद को उनको ही मिलना है कहकर उस गांव के मुखिया के साथ हाथ मिलाकर पंचायत लगवाया था। पंचायत में वो मुखिया, देखिए रघु और करुणा, तुम्हारे पिताजी का जायदाद को तुम दोनों को बांटता हूँ। रघु को 80% और करुणा को 20% की जायदाद देने के लिए मैंने तय किया। तब रघु मासूम बनकर, हमारे गांव के मुखिया जी जैसे कहते हैं वैसे मुझे इनकार है। अरे ये क्या, मेरे पिताजी के लिए हम दोनों बराबर है, इसलिए जायदाद को हम दोनों को बराबर बांटना चाहिए। बात सच है, लेकिन लड़कों को ज्यादा जिम्मेदारी रहता है, इसलिए जायदाद में ज्यादा देना चाहिए। आज के जमाने में जिम्मेदारी एक को ज्यादा एक को कम ऐसा नहीं होता है मुखिया जी। लड़कियां भी लड़कों के बराबर जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। सच कहे तो लड़कों से आजकल लड़कियां ही ज्यादा काम कर रहे हैं। सभी पहलों में लड़कियां भी बराबर मुकाबला कर रहे हैं। ऐसा है तो मैं तुम दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता लगाता हूँ। अगर तुम उसमें जीत गई तो जायदाद बराबर बांटता हूँ। ठीक है, मैं मुकाबला के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे पिताजी को गाड़ियों का बहुत शौक था, इसलिए तुम दोनों के बीच में मैं एक कार रेस लगाता हूँ। कौन पहला आता है उनको पूरा जायदाद दिया जाएगा। रघु और करुणा दोनों मुकाबले के लिए मंजूर हो गए थे। उस रात को रघु एक जैन कार को तैयार किया। रघु तब मन में, ये कार कौन सा भी रेस को यूं ही जीत लेगी कहकर बहुत खुश होने लगा। अगले दिन रघु उस जैन कार के साथ आया था। उस कार को देखकर करुणा हैरान हो गई थी। तब करुणा रघु से, ये क्या है भैया, इतना जायंट कार को लेकर आए हो? मेरी मदद करने की बजाय तुम ऐसे करते हो। वो सब मुझे मालूम नहीं है, रेस बोले तो रेस ही है। तब रेस शुरू हुआ था। रघु उनके कार में करुणा के कार से यूं ही आगे निकलकर उस रेस को जीत गया था। गांव के मुखिया तब करुणा के पास आकर, देखा बेटी, लड़कियां आदमी से सभी पहलुओं में बराबर नहीं होते हैं, कहकर बहुत मजाक किया। तब करुणा बहुत सोचकर, देखिए आपने जैसे बोले वैसे ये रेस हुआ था, लेकिन मैं जो बोलने वाले रेस में जीत कर दिखाइए, तब मानूंगी कि आप जैसे मर्द हमसे ताकतवर है। कौन सा भी रेस के लिए मैं तैयार हूँ, बोलो कौन सा रेस करना है। ये मामूली रेस नहीं है, ये एक स्ट्रीट रेस है। बोले तो गलियों में घूमना है और रेस को जीतना है। मैं जो कहे गंतव्य को कौन पहले पहुंचता है वही रेस जीतेगा। गांव की मुखिया तब उस रेस को शुरू किया। करुणा तब उनकी मिनी कार में गांव के गलियों में बहुत आसानी से चलाने लगी, लेकिन रघु को उनके जैन कार को उस गलियों में घुसाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिर में रघु गंतव्य पहुंचकर देखा तो करुणा वहां पहले से ही पहुंच गई थी। ऐसे करुणा उस स्ट्रीट रेस में जीत गई। करुणा तब गांव की मुखिया से, देखा मुखिया जी, हम लड़कियां भी आप मर्द के बराबर पैदा हुए हैं। भगवान सबको एक ही तरह पैदा किया है। आदमी और औरत का फर्क छोड़कर इस जमाने में लड़कियों की आदत जब करते हैं तभी ये समाज अच्छा है कहकर मैं मानती हूँ। तब वो गांव की मुखिया बहुत शर्मिंदा हो गया और कुछ नहीं कर पाया और जमींदार की जायदाद को उन दोनों को बराबर बांट दिया। शरद चंद्र कहकर एक अमीर आदमी का घर एक नदी के किनारे पर है। शरद चंद्र बहुत धनिक है, लेकिन एक नंबर का कंजूस है। शरद चंद्र पैसों को इकट्ठा करके उनको 100 रुपए की नोट या 500 रुपए का नोट या रकम और भी बड़ा है तो 2000 की नोट में बदलकर बचा कर रखने का आदत है उसका। इसलिए सब लोग उनको राउंड फिगर शरद चंद्र कहकर बुलाते थे। एक दिन शरद चंद्र के काम वाला बंसी सड़क पे जाते हुए बगल में देखा तो एक बड़ा सा आइस गड्ढे के ऊपर सोए हुए शरद चंद्र को देखा। ये क्या, इस आइस के ऊपर सोने वाला मेरा मालिक जैसा लग रहा है, कहकर नजदीक आया और देखा तो वो शरद चंद्र ही था। उनको देखकर, मालिक आपके कंजूसी को 100 साल पूरे हो गए हैं क्या? हे भगवान, अब मेरा मालिक के अनाथ लाश को कुत्ते और लोमड़ियां काट कर खाएंगे क्या? ठीक है,
जब तक वो जिंदा थे तब तक एक कुत्ते को भी नहीं खिलाया साला। ऐसे लाश के रूप में उनकी भूख को मिटा के कुछ ना कुछ पुण्य प्राप्त कर लेगा। मैं इस दयानीय फिल्म सीन को अपने आंखों से नहीं देख सकता हूँ, कहकर जाने वाला ही था। इतने में शरद चंद्र उठकर, अरे वो बदमाश बंसी, मुझे इतने बोलते हो? मैं कंजूस हूँ क्या? मेरा लाश को कुत्ता काटना है क्या? इसके लिए तुम्हारे महीने के सैलरी में 10% कटिंग करता हूँ। मालिक मुझे माफ कर दो, लेकिन आप क्यों उस आइस के ऊपर सोए हैं? अरे कुछ नहीं बंसी, मैंने हर रोज की तरह 2000 नोट के लिए इकट्ठा करने वाले चिल्लर में 10 रुपए कम हो गए थे, तो इस आइस गड्ढे के ऊपर 10 मिनट के लिए सो जाऊंगा तो 10 रुपए देगा बोला उस बच्चे ने। इसलिए शरत जीतने के लिए मैं उस आइस गड्ढे के ऊपर जाके सो गया। इतने में वो बच्चा उधर आकर शरद चंद्र से, श्रीमान शरद चंद्र जी, आपने शर्ट जीत लिए, ये लीजिए आपका 10 रुपए, कहकर दिया। फिर उस 10 रुपए को उनके पास जो चिल्लर था उसको जोड़कर एक दुकानदार को देकर 2000 का नोट लिया। मालिक आप तो 10 रुपए के लिए उस आइस के ऊपर सो गए, तो आपको सर्दी भी हो जाएगा ना? हाँ, इस बंसी ने जैसा बोला वैसा सर्दी हो गया तो डॉक्टर के पास जाकर दवाई खरीदने में बहुत खर्चा हो जाएगा। सर्दी नहीं होना है तो तुरंत कैंप फायर लगाकर मेरे बदन को गर्म करना पड़ेगा। नहीं, इतना मुश्किल से कमाए इन पैसों को लकड़ी के लिए खर्चा करना पड़ेगा क्या? अब मैं क्या करूं सोचकर, अरे वो बंसी बेटा, तुम्हारे पास माचिस को एक बार दो, कहकर उस माचिस को जलाकर बाजू में एक गरीब वाला झोंपड़े को जलाया। वो झोंपड़ा जल रहा था तो वो गरीब आदमी, अयो अयो मेरा झोंपड़ा जल रहा है, कोई इसे बुझाओ, कहकर चिल्लाने लगा। लेकिन शरद चंद्र उस आग से उनके ठंड को गर्म करने लगा। हाँ, अब मुझे सर्दी नहीं होगी। अरे वो मालिक, आपने जो किया वो बहुत गलत है। अरे वो बंसी बेटा, आपको किसी भी चीज को जलाने का ताकत भगवान ने दिया। इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड, मैं क्या कर सकता हूं, कहकर उधर से चला गया। हे भगवान, इसने पाप करके तुम्हारे ऊपर डाल रहा है। इसके पास बहुत पैसे हैं तो कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता है। तुम ही इसको सबक सिखाना होगा भगवान, कहकर प्रार्थना किया। शरद चंद्र घर आकर उनके पास 2000 नोट को एक रूम में लेके गया। उधर रूम में बहुत सारे पैसों के बंडल हैं। उनको देखकर, अरे वाह, और कुछ पैसे कमाना है और पूरे कमरे को पैसों से भरना है, ये मेरा बचपन का ख्वाहिश पूरा होगा, सोचकर उस 2000 नोट को उस बंडल में रखा। इतने में बड़ा सा बारिश होने लगा। उस बारिश के वजह से नदी का पानी बढ़कर शरद चंद्र के घर के अंदर चला गया और शरद चंद्र के घर आधा डूब गया। उस पानी को देखकर शरद चंद्र जान बचाने के लिए, बचाइए मुझे, कोई बचाइए, इस पानी में से कोई मुझे बचाइए, कहकर चिल्लाने लगा। दूर से ऊंचाई के क्षेत्र में लोग और बंसी ये सब देख रहे थे। मालिक, पानी को किसी को भी चीज को डुबाने का ताकत है। आपने जो बोला वैसे ही इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड है। अब आप उस भगवान को ही बचाने के लिए प्रार्थना कीजिए, नहीं तो आपकी कंजूसी से और बहुत पाप करके इकट्ठे हुए उन पैसों को बचाने के लिए प्रार्थना कीजिए, वो पैसे आपको बचाएंगे, कहकर चिल्लाया। तब शरद चंद्र उस कमरे में पैसों की बंडल के पास आकर, मैं और मेरे पैसे ऐसे पानी में नहीं डूबना चाहिए, कहकर दीवार के ओर देखा तो उस दीवार के ऊपर कागज की बोट का एक पेंटिंग है। उसे देखकर, बचपन में हमने कागज के नाव को बनाकर खेलते थे, वैसे ही इन पैसों से एक बड़ा सा कागज का नाव बनाता हूं, सोचकर उन पैसों के बंडल से एक बड़ा सा मनी बोट को बनाया। तब शरद चंद्र बंसी से, अरे वो बंसी, तुम्हारे बोलने से ही मुझे एक आइडिया आया है। इस मनी बोट में मैं अपने आप को और इन पैसों को बचाएंगे, कहकर उस मनी बोट को पानी में उतारा और उसमें बैठकर, सागर किनारे दिल ये पुकारे, कहकर गाना गाते हुए पानी में जा रहा था। तब वो रुपए पानी में भीग के गीला होके धीरे से पानी में डूब गया। तब शरद चंद्र के साथ वो पैसे भी जल में समाधि हो गए और शरद चंद्र की कहानी राउंड फिगर हो गया। एक गांव में विलास नाम का आदमी रहता था। उसके पास एक पुरानी स्कूटर हुआ करता था। विलास एक राइस मिल में काम किया करता था। वो अपनी स्कूटर में राइस बैग डाला करता था। वो स्कूटर चलाते हुए जाते समय बैलगाड़ी साइकिल भी उससे तेज जाती थी।
स्कूल के बच्चे उसे देखकर खिल्ली उड़ाते थे। आखिर में वो उन चावल की बोरियों को किराना शॉप में पहुंचाता था। एक किराना शॉप वाला, क्यों भाई, सुबह 10 बजे चावल की बोरियां लाने की जगह पे शाम को दुकान बंद करने के टाइम पे अगर लाके मेरे मुंह पे मारोगे तो मैं व्यापार कैसे करूंगा? आज तुम्हारे वजह से कितना नुकसान हुआ है क्या तुम्हें मालूम है? सॉरी सर, ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण थोड़ा लेट हो गया, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा ना, मुझ पे यकीन कीजिए। क्या हुआ? हमारे गांव में ट्रैफिक मतलब तेरे मुताबिक बैलगाड़ी साइकिल ही होगा ना। वो राइस मिल वाले चावल की बोरियों को अगर किसी गधे पे भी डाल देते तो वो तुझसे पहले आकर पहुंचा देता। जा जा यहाँ से। तो विलास अपनी जुबान को काटा। विलास रोज चावल की बोरियां लेट पहुंचाने की वजह से किराना शॉप वाले राइस मिल ऑनर बंसीलाल से शिकायत किए। एक दिन बंसीलाल विलास को बुलाकर, देख बेटा, तेरे पास बाइक है बोल के मैंने तुझे काम पे लगाया, लेकिन तेरी गाड़ी घंटे में 10 किलोमीटर से भी ज्यादा नहीं चलती है। ये बात मुझे अब मालूम पड़ी। तू इस स्कूटर पे राइस सप्लाई करते समय लोग दूसरे मिल से राइस खरीद कर खाना भी पका के खा जाते हैं, इसलिए तू ये स्कूटर बदल या फिर ये जॉब छोड़ दे। सर, ये स्कूटर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। 10 साल पहले मेरे पिताजी ने इसे खरीद कर मुझे दे के मर गए, तब से ये एक ही मेरा सहारा है सर। अब इसका काम तमाम हो गया, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता ना साहब। तेरे इस फालतू सेंटिमेंट के चक्कर में मैं लोगों के हाथों ऑइंटमेंट नहीं लगा सकता। तुझे और तेरे बाइक को एक नमस्कार, जा यहां से। विलास उदास होकर चला गया। कुछ दिन बीत गए। विलास के पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन विलास अपने स्कूटर के ओर देखकर, ये स्कूटर जब तक मेरे पास है कोई मुझे काम नहीं देगा, लेकिन ऐसे सोच के इसे छोड़ भी नहीं सकता हूं ना। जितने बार भी इसे रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, इसका स्पीड ही नहीं बढ़ रहा है। इसे और क्या काम कर सकते हैं कहकर सोचने लगा। उतने में उसे एक अद्भुत उपाय सूझा। उस बाइक को तुरंत मैकेनिक छोटू के पास लेकर गया। छोटू को उसने कुछ बोला, ठीक है, तुम्हारा आइडिया मुझे पसंद आया, इसलिए जो तू बोल रहा है वैसा ही करूंगा, लेकिन बाद में मेरे पैसे मुझे दे देना, ठीक है ना? ठीक है। कुछ दिनों के बाद छोटू उस स्कूटर को एक ट्रैक्टर में बदल दिया। विलास वो स्कूटर ट्रैक्टर को लेकर किसानों के पास गया। उनसे, देखिए, आप में बहुत सारे लोग खर्चा ज्यादा होगा सोचकर ट्रैक्टर नहीं मंगवाते हैं, मेहनत करके बैलों से हल चलाते हैं, उससे आप लोगों को मेहनत के साथ साथ समय भी बर्बाद हो रहा है, इसलिए आप ट्रैक्टर वालों को दिए पैसों के आधा रकम मुझे दीजिए, मैं आपके खेत को जोतूंगा। किसान खुशी खुशी हाँ बोले। वैसे विलास उस स्कूटर ट्रैक्टर से खेतों को जोतने लगा। आसपास गांव के किसानों को भी जब ये बात मालूम पड़ी तो वो भी विलास के हाथों खेत जुतवाना शुरू किए। वैसे विलास बहुत पैसा कमाने लगा। जल्दी ही उसने शादी भी की। विलास रोज उस स्कूटर का प्रणाम करता था।